स्टार्ट करें तो बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020। कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से मिनिस्ट्री ने इसको स्टार्ट किया था, कौन से एजुकेशन मिनिस्ट्री और कौन सा डिपार्टमेंट था जो इसको स्टार्ट किया। ओके, देन एजुकेशन पॉलिसी 2020 कब आया, किसके अकॉर्डिंग आया, सो वहाँ पे मेंशन किया गया। देन व्हाट इज़ अ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, क्या है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। ये आपका ना पहला जो वेरी फर्स्ट पॉलिसी था दैट इज़ 1968। आफ्टर दैट 1986 आया। उसके बाद आपका जो 1986, 1968 एंड 1986 से बिफोर और कौन था, आपका था कोठारी कमीशन। सो कोठारी कमीशन के जो पॉइंट्स थे ना वो भी इन्फ्लुएंस किया इसको। एंड उसके थ्रू एक पॉइंट आया जबकि एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई करने का नीड था। सो दैट इज़ कॉल्ड रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन, दैट इज़ कंस्ट्रक्चरिंग बोल सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्टिंग बोल सकते हैं, रेडिकल रिकंस्ट्रक्टिंग। सो कंस्ट्रक्ट किया गया। पहले हम क्या कर रहे हैं कि इतने सारे आर्टिकल्स को देख लो। आर्टिकल्स को देखने के बाद आफ्टर ऑब्जर्वेशन हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट आउट कर सकते हैं वेयर इज़ द फॉल्ट, कहाँ पे गलत है, या व्हाट इज़ द फॉल्ट हेयर विच इन्फ्लुएंस द एजुकेशन सिस्टम। जो भी फॉल्ट है, एक भी अगर गलती है तो वो कौन सा है एंड क्यों वो इन्फ्लुएंस करा एजुकेशन सिस्टम को। उसी सिस्टम के अकॉर्डिंग इक्विलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इक्विलाइजेशन करना, समानता लाना अपॉर्चुनिटीज़ में, इसके लिए आया एजुकेशन पॉलिसी 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इसमें ना आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोल के ऐसे मेंशन किया है। नंबर 1, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जिसको हम RTE एक्ट बोलते हैं। curriculum framework, school exams, higher education institutions, the National Mission on Education, the National Research Foundation, education governance, financing education, vocational aid courses and 3 language formula। इसमें से कुछ कुछ पॉइंट्स 1968 में भी थी, 86 में भी थी, 92 में भी थी। ठीक है, इवन इफ ये सारे पॉइंट्स इनमें से 4-5 पॉइंट्स आपको कोठारी कमीशन में भी मिल जाएगा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन जो कि मुदालियर कमीशन है उसमें भी मिल जाएगा। इवन इफ अगर UEE आपने देखा है एंड उसको पढ़े नहीं हो बट मैं बताती हूँ, उसमें भी कुछ कुछ पॉइंट सेम है। सो ये सारा ना रेक्टिफिकेशन चल रहा है, रेक्टिफाई किया जा रहा है कि कहाँ पे गलत है उसको संशोधन करो, ओनली चेंज करो, करेक्शन करो। तो करेक्शन करते हुए इतने सारे पॉलिसीज आए हैं। इवन इफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 भी आया था बट उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स रह गए जो कि हमारे इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है इंडिया का या फिर नेशन का उसके साथ कोई भी कोऑपरेट नहीं किया। एंड अदर जो प्रोग्राम्स था या स्कीम्स था वो बहुत अ, अच्छे से नहीं चल रहा था, वर्किंग में नहीं था। सो इसलिए पहले ऑर्गेनाइजेशंस बनाना है, NCTE, NCERT, NEPE, DPEP, MDM, ऐसे बहुत सारे स्कीम्स बने एंड स्कीम्स को वर्क किया गया कहाँ से, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 2020 से। तो ये पॉलिसी को आपको अच्छे से करना है। ज़्यादा बड़ा नहीं दी हूँ क्योंकि मेरे पास और भी बड़े हैं, बड़े बड़े से NPE एजुकेशन के पॉलिसीज़ है। रिकमेंडेशंस आप बोलो तो रिकमेंडेशंस अभी 90-100 ऐसे रिकमेंडेशंस है बट उसमें से कुछ रिकमेंडेशंस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए है, प्रोडक्शंस के लिए है कि कैसे हम इंडिया के प्रोडक्शंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ, वोकेशनलाइजेशन, लैंग्वेज सिस्टम को कैसे चेंज करना है, इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस रखना है कि नहीं है। इसके बेस्ड करके ना कितने हैं, 90+ है, 100 के आसपास नेशनल पॉलिसी एजुकेशन में रिकमेंडेशंस हैं। तो हमने कुछ लिया है जो कि इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेशन सिस्टम है उसको ही पिक करेंगे, सब लिखना नहीं है, सब डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल ये कब आया उसको मेंशन करना है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड, किसने अप्रूव किया देखिए, यूनियन कैबिनेट अप्रूव द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन जुलाई 2020। ये स्टार्ट हुआ था बहुत पहले, दैट इज़ 2019 से ही स्टार्ट हो गया बट इसको अप्रूव किया गया, इसको जैसे काम में लाया गया, कार्यकारी किया गया कब, 2020 में, वो भी जुलाई 2020 में। किसने किया, यूनियन कैबिनेट ने किया, कैबिनेट मिनिस्ट्री भी है उन्होंने किया।
ठीक है। दिस पॉलिसी विल यूजर इन स्वीपिंग चेंजेस। ये क्या करना चाहते थे कि जितने भी मेंबर्स हैं वो तो वर्क करेंगे, बट सारे सोसाइटी में एक चेंज लाना है। जस्ट लाइक होता है ना, अगर घर पे गंदा हो तो उसको क्या करते हो, झाड़ू देते हो, पोछा लगाते हो। तो वैसे ही जो एजुकेशन पॉलिसी में गंदगी थी उसको दूर करना है, तो उसके लिए ये क्या क्या स्वीपिंग, दैट इज झाड़ू कैसे किया जाता है वैसे सारा चीज़ को लेके चला गया, सारे गंदगी को साफ कर रहा है। तो ये था कंट्री को बिल्ड करने के लिए, इसलिए मेंशन किया गया री कंस्ट्रक्टिंग और restructuring the Indian education policy. So, including a renaming of the Ministry of Human Resource Development as the Education Ministry. And उसी टाइम पे क्या हुआ था, आपको मैंने पहले भी मेंशन किया था कि इसका फुल फॉर्म MHRD, MHRD, दैट इज फुल फॉर्म इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये जो मिनिस्ट्री है ना, दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ये रिसोर्सेज के ऊपर ही वर्क करता है। कौन से नवीकरण योग्य है, कौन सा नहीं है, दैट मीन्स रिसोर्सेज में रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल के बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे सारे लोगों को खाना मिले, वो अच्छे से अपना लाइफ को स्पेंड कर सके, वो सारी चीज़ों के ऊपर वो करता है स्पेशली। और एक पॉइंट पे ये वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे वर्क है उसके अंदर। एक है जैसे कि कोई भी मदर अगर है एंड वो स्पेशल प्रेग्नेंट है, तो उन लेडी के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया। जस्ट स्पेसिफाइड किया जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री चेकअप, ठीक है, आंगनबाड़ी बनाया गया। साइकोलॉजिकली अगर उनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो काउंसलर्स रहेंगे या साइकाइट्रिस्ट रहेंगे उनको हेल्प करने के लिए। उनको अगर कोई जगह पे मोटिवेशन चाहिए, वो भी हेल्थ केयर यूनिट्स बनाए गए, सेंटर्स बनाए गए। तो ये सारा काम वो संभालता, और भी बहुत सारे हैं। एंड इसी के अंदर अभी का आता है एजुकेशन मिनिस्ट्री, दैट मीन्स एजुकेशन भी एक पार्ट हो गया इसी MHRD का, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। इसके थ्रू क्या होगा, वो एक वर्ड आता है हिंदी में, बोला जाता है स्टेटमेंट, वाक्य बोला जाता है, जन कल्याण में जारी, ऐसे बोल। ओके, तो यहाँ पे हाँ, फटाफट से चलते हैं कि नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो आपका NEP 2020 है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको किसने अप्रूव किया, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया। तो उसके साथ ना हेल्प करने के लिए कुछ कुछ मिनिस्ट्री तो होंगे। तो फर्स्ट जो हेल्प किया था या फिर जो मिनिस्ट्री इसको हेल्प कर रहा था, दैट इज कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आफ्टर दैट ये एजुकेशन पॉलिसीज में बहुत बड़ा चेंजेस लाने वाला था, जो आपका NEP या फिर NP 2020 है। सो यहाँ पे और एक चीज़ का रीनेमिंग भी हो गया, MHRD, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। उसको हमने रीनेमिंग कर दिया एज एजुकेशन मिनिस्ट्री, बिकॉज ये स्पेशली वर्क करता है ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। जो भी हम जिसके ऊपर डिपेंड है, जैसे संपत्ति, हम रिसोर्सेस मीन संपत्ति बोलते हैं, जिस संपत्ति के ऊपर हम डिपेंडेंट है उसी के ऊपर ही वर्क कर रहा था। एंड उसके साथ ये जो मदर होते हैं या फिर अर्ली चाइल्डहुड केयर, जो बच्चों का केयर करना रहता है, उसके ऊपर वर्क कर रहा था। तो अभी वो एजुकेशन को भी हेल्प कर रहा था, एजुकेशन पॉलिसीज को बिल्ड करने के लिए उसको हेल्प कर रहा था। सो दैट इसका नाम हो गया एजुकेशन मिनिस्ट्री। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं एजुकेशन पॉलिसीज में। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर्म्ड ए कमिटी, एक कमिटी बनाएंगे। पहले तो आपको पता है कोई भी अगर कमिटीज ना बने देन पॉलिसीज नहीं आ सकता। अगर कमिटीज बन गया एंड उनमें कोई चेयरमैन रहना है, देन उसके बाद ही फीचर्स आएंगे, बिकॉज ऑब्जर्वेशन करना है, उसके बाद गलत निकालना है, फॉल्ट निकालना है, उसको मॉडिफाई करके न्यू पॉलिसीज बनाना है। तो यही मेन मोटो रहता है। सो फर्स्ट चीज़ क्या हुआ, पहले तो एक कमेटी बनाया गया, ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था या फिर अभी जिसको हम एजुकेशन मिनिस्ट्री बोल रहे हैं, तो वो क्या किया, एक कमेटी बनाया, ठीक है। कमेटी के चेयरमैन तो रहेंगे, जस्ट लाइक अगर आपके SEC का है, SEC का चेयरमैन कौन है, मुदालिर
मुदालियर कमीशन भी मेंशन हुआ, उसके बाद आया एल एस कोठारी, आपका कोठारी कमीशन मेंशन हुआ, उसके बाद हमारा राधा कृष्णन जी का भी था, दैट इज यूईई, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन था, दैट इज। उसके बाद भी बहुत सारे कमीशन है जो कि अभी के लिए आपके बुक पर मेंशन नहीं है, बट छोटे मोटे कमीशन हैं। तो सबका एक कमिटी बनता है, उसके कोई एक चेयरमैन रहेंगे। तो इसका चेयरमैनशिप कौन लिया, देखिए, चेयर बाय डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एजुकेशन पॉलिसी को बनाने के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने के लिए एक लीडर चाहिए। वो लीडर कौन थे या चेयरमैन कौन थे उस कमेटी का? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। द कमिटी वॉज कंस्टिट्यूटेड इन जून 2017। कब बना? 2017 में कमिटी बना। कितना साल लग गया देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको टाइम लगा कमिटी बनाने के लिए, तो कमिटी बन गया 2017 में। देन कमिटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। रिपोर्ट बनाने के लिए 2 years लग गए, ऑलमोस्ट 2 years, बिकॉज जून 2017 में क्या बना? कमिटी बना। एंड मेंशन किया गया है मई 31st 2019 में। मई के महीने में जो 31st आएगा, उसमें हम 2019 में ये कमिटी ने क्या किया? रिपोर्ट सबमिट किया। तो रिपोर्ट को सबमिट कर दिया, बट अप्रूव्ड अभी तक नहीं हुआ। अप्रूव्ड होने के लिए टाइम चाहिए, जो कि जुलाई 2020 में अप्रूव हुआ बाय कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट, ठीक है। फिर इसमें क्या पॉइंट्स है वो देखो। व्हाट इज अ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन? क्या समझते हो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अकॉर्डिंग? क्या समझते हो? द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन कवर्स एलिमेंट्री एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन अर्बन एज वेल एज रूरल इंडिया, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट को मेनली, हाँ बोले, क्या प्रॉब्लम है? चलो, कवरेज नहीं है, नेटवर्क का कवरेज उतना नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉलिसी, वेरी फर्स्ट पॉलिसी कौन सा आया? पहला पॉलिसी आपका एनपीई का सबसे पहला पॉलिसी कौन सा है? 1968। उसके बाद कौन सा है? 1986। सो ये दोनों भी किसके ऊपर वर्क कर रहे थे? एलिमेंट्री एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन। मतलब ये पूरा स्टार्टिंग एलिमेंट्री एजुकेशन से पहले भी प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन प्लस सेकेंडरी एजुकेशन, हायर सेकेंडरी देन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। मैं शॉर्टकट दी, PEHSU। इतने सारे पॉइंट्स पे काम कर रहा था। इतने पॉइंट्स में जो जो चीजें चाहिए, जो भी चेंजेस चाहिए, वो सारा चीज ये करेगा, ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट पॉलिसीज था हमारा 1968, विद द सेकंड वन फॉलोइंग इन 1986। तो 68 में एक्चुअली क्या किया गया? 68 जैसा है ना, 68 में भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स रखे गए, फीचर्स रखे गए, कि रिकमेंडेशंस मेंशन किया गया कि हमें एजुकेशन पॉलिसी में पहले प्राइमरी एजुकेशन को सपोर्ट करना चाहिए, आफ्टर दैट एलिमेंट्री एजुकेशन को अच्छे से होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी होना चाहिए सबके लिए, सारे बच्चे जैसे एजुकेशन को गेन कर सके। ये सारे पॉइंट सेम थे, ठीक है। फिर भी वहाँ पे क्या हुआ ना, फंडिंग का प्रॉब्लम हुआ। फंड्स नहीं मिले, कोई सपोर्ट करने का नहीं मिला, एंड प्लेसेस नहीं मिले एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसको सेट करने के लिए, सेटअप करने के लिए। सो उस वजह से 1968 में ही जब ये फॉल्ट्स देखे गए, तो उसी टाइम पे मेंशन किया गया जो 1968 में जो जो गलतियां रहेंगी, फॉल्ट्स रहेंगे, उसको मॉडिफाई किया जाएगा विद इन कितने ईयर्स? विद इन 18 ईयर्स के अंदर किया गया। मैक्सिमम से मैक्सिमम होता है, आपको पहले भी मैंने बताई थी कि एक एक कमीशन या फिर एक्ट 20 ईयर्स के विद इन आता था पहले, 20 ईयर्स के विद इन आता था। अभी के टाइम पे ये थोड़ा सा कम हो रहा है। एजुकेशन पॉलिसीज को अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्कूल्स, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड और पेरेंट्स, उनके अकॉर्डिंग अभी के टाइम पे मॉडिफाई किया जा रहा है। एवरी 5 ईयर्स में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लाया जा रहा है। बट उस टाइम पे कमीशंस बनाने के लिए, हाँ बोलो। हाँ, दोनों ही नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन है। 1968 जो था ना, ये छोटा-मोटा था, बहुत बड़ा नहीं था। जस्ट लाइक रिवाइज्ड पॉलिसी में मॉडिफिकेशन लाया गया, तो 1966 ये थोड़ा-थोड़ा लिंक्ड है। सुन लो, स्टोरी याद रख लो। जब कोठारी कमीशन आया ना, कोठारी कमीशन में भी कुछ-कुछ पॉइंट्स आए, बिकॉज़ कोठारी कमीशन इंडियन एजुकेशन कमीशन है,
जो कि ट्राई कर रहा था कि इंडियन जो बच्चे हैं उनको कैसे हम एजुकेट कर सके, स्पेशली फॉर द रूरल एरियाज में कैसे भी प्रोडक्शन इंक्रीज करवाना है, कैसे उत्पादन बढ़ाना है। तो उसके लिए प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए स्कूल्स चाहिए, बट कोठारी कमीशन में भी वही फॉल्ट रहा है, बिकॉज वो कंट्रोवर्सी में आ गया। उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, बट उसको इम्प्लीमेंट करने को लोग नहीं मिले, ऑर्गेनाइजेशंस नहीं मिले, वैसे फंडिंग नहीं हो पाया। तो उसके बाद जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, उन्होंने क्या किया, 1968 बनाया, बिकॉज 64 से 66 में कोठारी कमीशन एंड हो गया। 66 में रिपोर्ट आया, बट उसमें प्रॉब्लम जैसे ही मिले, तो 68 को ये बताया गया, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 68 में जो पॉइंट्स कोठारी कमीशंस में थे सब कुछ सेम डाला गया आपके 1968 में। बट ये बोला गया कि अगर हम लोग सेम डाल दिए तो इसमें क्या रेजोल्यूशन आया, क्या इसमें हमने देखा, ऑब्जर्वेशन किया, क्या हमारा विजन था जो हमने चेंज किया है? कुछ चेंज नहीं हुआ। तो उसी अकॉर्डिंग 1968 में ही डिक्लेयर किया गया कि 1986 तक और एक न्यू पॉलिसी आ जाएगा। तो स्पेशली और एक न्यू पॉलिसी बना, जो कि इम्पोर्टेंट पॉलिसी है 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। अभी कुछ बुक्स में ही ऐसे मेंशन होता है कि 1968 एक ऑर्गेनाइजेशन जैसा था या कमिटी जैसा था, जहाँ पे पहले उन्होंने कोठारी कमीशन के पॉइंट्स को देखे एंड उसको जैसे सॉल्व नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने नेक्स्ट पॉलिसी निकालने के लिए डिक्लेरेशन दिया। तो 1968 एक जैसा बोल सकते हैं, ये एक प्लेस है या स्टेज है, उसके ऊपर बेस करके 1986 पूरा खड़ा हुआ है, जो कि चेंजेस लाए। बट 1986 में भी कुछ कुछ पॉइंट्स फॉल्स नहीं थे, कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं थे, एक्सेप्शंस केस आए, ठीक है, जो कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में और भी चेंजेस लाने थे। उस वजह से आया 1992, दैट इज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन। जो भी हम काम कर रहे थे 1986 के थ्रू, वो सारे चेंजेस नहीं आ पा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा हमने क्या किया, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, अर्ली चाइल्डहुड केयर, बच्चों के लिए मिड डे मील स्कीम्स, ये सारे को इम्प्लीमेंट किया गया 1992 में। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव चीज है। अभी 1992 से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 18 ईयर्स, हम लोग 20 ईयर्स के गैप में देखते हैं, 18 ईयर्स के बाद कौन आया आपके 1992 में बोला गया, सॉरी 1992 मीन्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बोल रही हूँ, सॉरी, ये 28 ईयर्स के आसपास है, 28 ईयर्स के आसपास हो गया कि जो भी चेंजेस 1992 तक था उसको और थोड़ा मॉडिफाई करना है, आपके एजुकेशन पॉलिसीज को मॉडिफाई करना है, बुक्स के स्टाइल को मॉडिफाई करना है, 3 लैंग्वेज सिस्टम कितने इम्प्लीमेंट हुए, कितने स्कूल्स बने, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड केयर। अभी हम ना व्यावसायिक नीति, दैट इज कैसे प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में भी देखेंगे, वो चीज अभी मेंशन किए जा रहा है, दैट इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। ठीक है, तो इसलिए ना इस पॉइंट को नोटिस करिएगा। द फर्स्ट एनपी वाज बेस्ड ऑन द, देखो अभी मैंने जो पॉइंट बोला वही है, फर्स्ट आपका एनपी कौन सा है, फर्स्ट एनपी कौन सा है, मेंशन करिए, सबसे पहला कौन आया? 1968, देखो 1968 किसके ऊपर, राइट राइट, तो किस पे बेस्ड करता है, कौन से सुझाव के ऊपर, कौन से रिकमेंडेशंस के ऊपर बेस्ड करता है? देखो, द फर्स्ट एनपी वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द एजुकेशन कमीशन 64 to 66, दैट इज अ कुठारी कमीशन, इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो इंडियन एजुकेशन कमीशन में जो पॉइंट्स था उसी को हमने एनपीई 1968 में मेंशन कर दिया। सो यहाँ पे क्या हुआ, दिस पॉलिसी साउट टू हैव radical restructuring of India's educational system and equalizing opportunities for education to all और फॉर ऑल। तो यहाँ पे पहला चीज 1968 में जो अच्छा किया गया कि कोठारी कमीशन के थ्रू उन्होंने इम्प्लीमेंट जैसे किया, तो उसमें मेंशन किया गया कि ये जो एजुकेशन पॉलिसीज आ रहे हैं ना, ये एजुकेशन पॉलिसी इंडिया को रीस्ट्रक्चर करेगा, दैट मीन्स उसके जो एजुकेशन सिस्टम्स हैं उसको पूरा ही मॉडिफाई करेगा। जैसा आप लोग मेकओवर करते हो ना, पूरा अपना फेस को चेंज करते हो मेकअप करके, वैसे ये एक मेकअप कर रहा है, आउटसाइड से नहीं बोलेंगे, पूरे इनसाइड से मेकअप कर रहा है, ये रिस्ट्रक्चर कर रहा है, इसको एक आकार दे रहा है, डेफिनेट स्कूल पैटर्न्स, डेफिनेट स्कूल सिस्टम्स, बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो सारे सिस्टम्स में किया, क्यों कर रहा है,
इक्वलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज, जितने भी अपॉर्चुनिटीज है ना, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज सबके लिए सेम करने के लिए, मीन्स गर्ल्स भी जाएंगी, बॉयज भी जाएंगे, जेंडर्स जो भी ट्रांसजेंडर्स है वो भी जाएंगे, जो हैंडीकेप्ड है वो भी जाएंगे, जो भी लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन में रहते हैं वो भी जाएंगे। सो सब कोई पढ़ सकता है, इक्वलाइजेशन हो गया। तो इसके थ्रू क्या मिलेगा? नेशनल इंटीग्रेशन एंड बेटर इकोनॉमिक एंड कल्चरल डेवलपमेंट। हम यहाँ पे पूरे नेशंस को प्रेजेंट कर रहे हैं, इसके हर एक पॉइंट को, एजुकेशन सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ के उसमें एक न्यू क्वालिटी बिल्डअप कर रहे हैं, जिसके थ्रू इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ सके, बेटर इकोनॉमिक मिले, ग्रोथ हो, एंड उसके साथ कल्चरल डेवलपमेंट हो, कल्चर में भी डेवलपमेंट हो, संस्कृति का भी उन्नति हो। उसके बाद द एनपीई ऑल्सो कॉल्ड, इसलिए एनपीई को और क्या बोला जाता है? फॉर रियलाइजिंग कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। अच्छा, कंपल्सरी एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड कौन से आर्टिकल्स में आएगा? आर्टिकल नंबर कितने में आएगा बताओ? कौन से एक्ट या और आर्टिकल में आएगा? हाँ, 45 में आएगा। हाँ, और एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 21A। हाँ, एंड उसके अकॉर्डिंग और एक एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, इसमें भी आएगा। ठीक है, ओके। सो उसके बाद मेंशन करते हैं, दैट इज, इसको क्या बोला गया कि इसमें हमने रियलाइज किया कि कंपलसरी एजुकेशन होना चाहिए बच्चों के लिए, सारे बच्चों के लिए, अंटिल द एज ऑफ 14। जब तक उनका 14 नहीं होता वो पढ़ाई करेंगे, कंपलसरी है, एज मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जैसे लिखा गया। आर्टिकल इसलिए मैंने मेंशन किया, अगर आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन भारतीय संविधान के ऊपर नहीं लिखना है तो आप आर्टिकल नंबर्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इट ऑल्सो एम्ड एड, यहाँ पे और क्या मेंशन किया गया? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ना संविधान बोलता है कि एजुकेशन सिस्टम में सारे बच्चों को पढ़ाना है, तो उनका एक पॉइंट आता है कि एजुकेशन अगर सब बच्चों को देना है तो एजुकेशन बहुत प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे बच्चों का इम्प्रूवमेंट जुड़ा हुआ है। तो उसके लिए टीचर ट्रेनिंग, और एक पॉइंट है टीचर ट्रेनिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है? टीचर्स लाइफ को, टीचर्स जो क्वालिफिकेशन और प्रोफेशन है उसको और ज़्यादा भी मॉडिफाई करेगा, हमें ट्रेनिंग देगा, ट्रेंड करेगा। सो यहाँ पे ऑल्सो रीड बोला गया, दैट मीन्स इसके साथ आप क्या पढ़ सकते हैं? ऑल्सो रीड स्टेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया बिकॉज ये पॉइंट नहीं चाहिए, आप स्टार मार्क करके रख सकते हैं, जिनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ाना है तो वो लिख सकते हैं स्टेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, जो कि कहाँ पे है, आप लोगों को पढ़ाई हूँ ऑलरेडी कल के क्लास में, दैट इज 1992, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। उसमें कितने बच्चे पहले पढ़ते थे, उसके बाद बाय 2004 टू 5 कितने बच्चे एडमिशन किए, कितने स्कूल्स खुले, एलिमेंट्री स्कूल्स कितने हैं, कितना जीडीपी का इम्प्रूवमेंट हुआ है या फिर डिक्रीज हुआ है, वो सारा मेंशन करना है यहाँ पे। उसको हम बोले हैं स्टेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। सो यहाँ पे स्टेट वाइज भी बच्चे लिख सकते हैं, उड़ीसा के ऊपर भी लिख सकते हैं, बट हम इतना लिखेंगे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो है उसके बारे में लिख सकते हो, नवोदय विद्यालय इसके ऊपर लिख सकते हो, थोड़ा बहुत ओनली स्केलेटन पार्ट, दैट इज हम बोलते हैं इसको सीमाटिक रिप्रेजेंटेशन, थोड़ा थोड़ा कि इतना केजीबीवी इतने स्कूल्स थे, बाय 2001 टू 2 इतने बच्चे आ गए एंड इम्प्रूवमेंट हुआ 2004 टू 5, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके मेंशन करिएगा इफ हो पाए। सो नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, ये कौन से कमिटी में, फिर से वही पॉइंट है, सेम पॉइंट है कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किया गया, एड्रेसिंग किया गया या फिर लिखा गया है। किसने लिखा? कस्तूरी रंगन, जो डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे, के कस्तूरी रंगन, जो कमिटी के चेयरमैन थे। तो उनके जो कमिटी था उन्होंने मेंशन किया एंड इन्होंने रिपोर्ट को सबमिट किया। तो उनके अकॉर्डिंग जो भी एजुकेशन, एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम था, जो वो फेस कर रहा है, प्रॉब्लम्स जो फेस कर रहा है, उसको कैसे मॉडिफाई करना है। पहले तो देखना है एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या इंक्रीज करना है, इम्प्रूव करना है। क्वालिटी, क्वालिटी मीन्स गुणात्मक, गुणात्मक थोड़ा हमें बढ़ाना है, गुण बढ़ाना है, क्वालिटी बढ़ाना है। देन एफोर्डेबिलिटी, दैट इज सारे बच्चे, जैसे सारे बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं तो उनके पास भी उतना
एफोर्ड करने के लिए क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए, या फिर एफोर्डेबल एरियाज में अगर स्कूल्स हो, जैसे ना आप लोग जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पढ़ोगे तो वहाँ पे मेंशन है कि अगर बच्चों को हम एजुकेशन देना चाहते हैं तो विद इन 3 किलोमीटर एरियाज के अंदर डिस्टेंस में एजुकेशन के लिए स्कूल होना चाहिए कंपलसरी, एक एक छोटे छोटे स्कूल्स होने चाहिए। एंड जो बड़े बच्चे हैं अगर वो पढ़ना चाहते हैं हाई स्कूल्स के लिए तो उनका स्कूल विद इन 5 किलोमीटर्स के अंदर होना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग क्या समझे, ऐसा एजुकेशन हो जो कि फ्री हो, कंपलसरी हो, एंड बच्चे एफर्ट कर सके, एंड बच्चों के जो पेरेंट्स हैं उनको भी हेल्प हो कि बच्चे फ्रीली ले रहे हैं तो हमें कोई पे नहीं करना है, एंड हम थोड़ा पैसा रख सकते हैं, तो उस चीज को भी हम यहाँ पे नोटिस करें। अफोर्डेबिलिटी, इक्विटी, लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग सेम है ये प्रूव करना है। एक्सेस, सारे बच्चे जैसे यूनिवर्सल एक्सेस कर सके, दैट मीन्स सारे बच्चों को कंपलसरी मिले, यहाँ पे कोई भी रेस और कस्टम के ऊपर, हम लोग कास्ट के ऊपर उनको क्या नहीं करें, सेपरेट ना करें, ठीक है, डिस्क्रिमिनेट ना करें। अकाउंटेबिलिटी, हम कौन से पॉइंट को अकाउंट, कौन सा चीज हमें डेवलप करवाना है उसी पॉइंट के ऊपर वर्क करेंगे, दैट इज एजुकेशन सिस्टम में हमें इम्प्रूवमेंट करना है तो उसी पॉइंट पे वर्क करेंगे अकाउंटेबिलिटी पॉइंट को रख के। अच्छा, इतना समझ आया, ये सुन नो। अच्छा, तो उस, नहीं नहीं, कुछ डिस्क्राइब नहीं करना है, ये सारे पॉइंट्स को ऐसे ही आप थोड़ा गैप रख रख के लिखोगे, ठीक है, गैप रख के लिखेंगे। आप लोग जैसे थिंक कर रहे हो ना, जैसे क्वालिटी लिख दिए तो एक ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको, क्वालिटी के बाद ना कभी भी यहाँ पे टू लिख के फिर अफोर्डेबिलिटी मत लिखिए। ये क्या होता है ना, इसमें आपको पता नहीं चलेगा कि गैप है कि नहीं, एंड पेजेस भी कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कि इतने कम पेजेस में आपका सारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो आप क्या करोगे, गैप रख रख के वन, क्वालिटी लिखे, फिर गैप, एफोर्डेबिलिटी, गैप, फिर और एक लिखे, तो ऐसे करके लिखने से पेजेस भी कवर होंगे एंड क्लीन रहेगा। हमेशा नहीं चाहिए कि क्लमजी हो जाए, थोड़ा सा गैप भी रखना भी जरूरी है। या फिर अगर ऐसा नहीं कर सके तो डायग्राम करो, डायग्राम करके मेंशन करो, ठीक है, वो भी चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अभी आए मेन इसके जो एनपीई का इंटेंशंस हैं उसके ऊपर क्या देखते हैं। सो एनपीई का इंटेंशंस क्या क्या है, मतलब ये हो गया एम, एम ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो क्या क्या है, इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन। अच्छा, आपको अगर प्रॉपर एजुकेशन मिले तो मैक्सिमम आप क्या करेंगे, अगर आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो आप आसपास के एरिया में जितने भी बच्चे हैं उनको भी बोलेंगे ना कि मैं यहाँ से पढ़ी हूँ तो मेरा रिजल्ट अच्छा गया, टीचर्स यहाँ पे अच्छे हैं, ये स्कूल या कॉलेज बहुत अच्छा है, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, यू कैन जॉइन इट, हो गया। तो ऐसे जो सिस्टम हुआ ये हो गया बिजनेस, ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको हेल्प कर रहा है। क्या, आप अपने इंटरेस्ट को भी इन्वेस्ट करो, प्लस जैसे जैसा लोग बढ़ेंगे तो जो भी हायर क्लासेस के हैं वो डोनेशंस भी देंगे, सपोर्ट भी करेंगे, फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे। तो इसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होगा एंड इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमारा इंक्रीज होगा। पब्लिक स्कूल्स, ये पब्लिक स्कूल्स है, पब्लिक स्कूल्स मीन्स इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के बारे में बताया गया, ठीक है। नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूल्स में ये ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, ओनली इंटरेस्ट बेस्ड रहता है। देन सेटिंग अप एनईसी, दैट इज एनईसी मीन्स नेशनल एजुकेशन कमीशन। इंडियन एजुकेशन कमीशन गया, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन कमीशन और यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन गया, देन सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन गया, एंड इसके बाद लास्ट 2020 में आया नेशनल एजुकेशन कमीशन। उनका मेन मोटो था कि नेशनल एजुकेशन कमीशन के थ्रू थ्रू आउट दी पूरे कंट्री में, थ्रू आउट पूरे कंट्री में एजुकेशन सिस्टम को, शिक्षा को बहुत आगे तक ले जाना। देन नेक्स्ट आया इंक्रीजिंग फोकस ऑन वोकेशनल एंड एडल्ट एजुकेशन। अभी तक जितने एजुकेशन पॉलिसी पढ़े हो ना आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम द महात्मा गांधी वर्धा स्कीम, वर्धा स्कीम, उसके बाद उनका जो नाई तालीम कंसेप्ट है, जितने आपने पढ़े थे ना यूनिट 3 में, सबका मेन चीज क्या रहा बताइए, एलिमेंट्री एजुकेशन, देन उसके बाद वोकेशनल एंड एडल्ट एजुकेशन, ये कंपलसरी पॉइंट है। कुछ कुछ ना कंपलसरी पॉइंट है जिसको माइंड में फिक्स कर ले तो सारे क्वेश्चंस के लिए सेट हो गया।
ठीक है। उसके बाद देखो, स्ट्रेंथनिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बिकॉज ये 2020 हो गया, 2020 जैसा आ गया, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजीज के थ्रू बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो स्ट्रेंथनिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, हम स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको और भी ज्यादा इंप्रूव भी कर सकते हैं एंड उसको यूज भी कर सकते हैं वेराइटीज ऑफ वेज पे। देन इसके रिकमेंडेशंस देखते हैं, क्या क्या इसके रिकमेंडेशंस हैं। सो पहले ना पॉइंट्स मैंने मेंशन किया है, टोटल पॉइंट्स देखो कितने लिखने हैं। टोटल पॉइंट्स है 11, और भी बहुत ज़्यादा, मैंने बोला पहले भी आपकी 100+ रिकमेंडेशंस हैं, तो उतना नहीं चाहिए। एजुकेशन के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही लिखेंगे, ठीक है। सो पहला, फर्स्ट थिंग, फर्स्ट क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो उसको हम यहाँ स्टार्ट करें, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में हम क्या करेंगे, कौन सा पार्ट में इसको यूज करेंगे, देखिए। सो एनईपी, एनईपी मीन्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या रिकमेंड किया, क्या सुझाव दिया है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के लिए। उन्होंने बोला ये जो करिकुलम है इसमें ना टू पार्ट्स हैं। एक पार्ट क्या करेगा, गाइडलाइंस फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स ऑफ स्टूडेंट्स अप टू 3 years एज। ये गाइडलाइंस देगा, जैसे होता है ना, ये आपको गाइडलाइंस दिया गया, टर्म्स एंड कंडीशंस दिए गए कि आप अगर अपने बच्चों को आगे तक पढ़ाना चाहते हो या बड़ा करना चाहते हो तो ये चीज़ें फॉलो करोगे। तो ये पहले गाइडलाइंस दिया किसके लिए, पेरेंट्स के लिए एंड टीचर्स के लिए, ऑफ स्टूडेंट्स अप टू 3 years एज, 3 साल के बच्चों के लिए, जिनका एज 3 years तक है उनके लिए। नेक्स्ट क्या हुआ, एन एजुकेशनल फ्रेमवर्क फॉर स्टूडेंट्स, और एक एजुकेशनल फ्रेमवर्क बनेगा। अच्छा, एजुकेशनल फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं पता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जैसे ये सारी पॉलिसीज है ना, वैसे ही करिकुलम फ्रेमवर्क भी आता है। मतलब कुछ कुछ टाइम के गैप में फ्रेमवर्क भी सेम वे से आएगा, एंड वो फ्रेमवर्क आने से ही एजुकेशन सिस्टम में प्रॉपर वे से एजुकेशन मिलेगा। बुक्स कैसे लेने हैं, क्या करना है, ये आप लोग कौन से चीज़ में पढ़ेंगे पता है, कुछ तो पढ़ेंगे लैंग्वेज अक्रॉस डेवलपमेंट में, दैट इज लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम और डेवलपमेंट भी बोलते हैं, एलएडी और एलएससी। एंड उसके साथ आप लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन। अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन में करिकुलम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इस पॉइंट पे बात है, दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कैसे बनता है। सो यहाँ पे हो गया फर्स्ट पॉइंट, हम गाइडलाइंस दे रहे हैं पेरेंट्स एंड टीचर्स को। पहले तो हमने गाइडलाइंस दिया पेरेंट्स को एंड टीचर्स को, दूसरी बार हम दूसरे पॉइंट में क्या मेंशन किए, दैट इज एन एजुकेशनल फ्रेमवर्क। एक एजुकेशन के लिए फ्रेमवर्क बनाएंगे, जस्ट लाइक एजेंडा होता है ना, कहीं पे भी प्रोग्राम करने के लिए एक एजेंडा रहता है, दैट इज पहले होगा हम यहाँ पे गाना गाएंगे, वेलकम सॉन्ग गाएंगे, देन हम यहाँ पे लाइटनिंग करेंगे और कैंडल्स जलाएंगे, देन उसके बाद फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे, ऐसा ऐसा होगा, स्टेप वाइज में चलता है। वैसे ही चलने के लिए फ्रेमवर्क बना। फ्रेमवर्क कहाँ से हम यूज़ करेंगे, 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं, 3 to 8 years के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए आप यूज़ करोगे। देन नेक्स्ट, द NEP talks about the implementation of these recommendations by expanding and improving the quality of the आंगनवाड़ी सिस्टम। तो ये सारा सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होगा या इम्प्रूव कर सकते हैं, ये स्टार्ट होगा, एनईपी ने बताया कि ये सारा जो सुझाव ऊपर हमने मेंशन किया है 1 and 2 में, तो वो सारा स्टार्ट होगा आंगनबाड़ी सिस्टम से। क्योंकि उसको अगर एक्सपांड करते हैं, बढ़ाते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, तो हमारे घर के आसपास अगर आंगनबाड़ी को रखते भी हैं तो हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे एंड उनको प्रॉपरली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आसपास एरिया में जहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स रहता है उसके पास से आपको आंगनबाड़ी रखना चाहिए, क्योंकि आंगनबाड़ी से ही बच्चे क्या करते हैं, सीखना शुरू करेंगे एंड उसके बाद स्कूल्स में जाके एडमिशन लेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट में आता है नंबर 2, दैट इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो मैंने आपको पहले ही बोला था राइट टू एजुकेशन एक्ट के ऊपर। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अकॉर्डिंग ये मेंशन किया गया है, एजुकेशन इज कंपल्सरीली फ्री फॉर 6 to 14 years of child, without without involving or without showing their or attaining
वो अगर अटेंड करते हैं कि वो फिजिकली हैंडिकैप्ड है, हम तो अटेंड करते हैं, अपने कैरेक्टर को, अपनी ये को शो भी करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर अटेंड भी करते हैं कि वो इंक्लूसिव है एंड वो इंक्लूड हो सकते हैं इस सोसाइटी में, तब उनको पढ़ाना चाहिए। सो विदाउट इन्वॉल्विंग देयर कास्ट, विदाउट इन्वॉल्विंग देयर सम बेसिक एक्सक्लूसिव पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, उस सब को छोड़ के उनको स्कूल सिस्टम में दाखिला दो, इनरोल करवाओ। उनकी कास्ट सर्टिफिकेट, उनके बर्थ सर्टिफिकेट कोई भी मैटर नहीं करता, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट बताता है। सो उसके अकॉर्डिंग पहले तो ये पॉइंट्स आया, दो लेवल्स में यहाँ पे पढ़ाई होगा, अर्ली चाइल्डहुड एंड सेकेंडरी चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड और अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, सेकेंडरी चाइल्डहुड में सेकेंडरी स्कूल्स में जाएंगे। सेकेंडरी चाइल्डहुड आप जानते हो कौन सा पीरियड है, यहाँ पे मैंने इसलिए सेकेंडरी चाइल्डहुड बोला क्योंकि सेकेंडरी स्कूल पीरियड ही वही है। सो प्राइमरी में हम पहले क्या करेंगे ना, छोटे बच्चे हैं तो उनको प्ले स्कूल्स में डालेंगे, उसके बाद हम छोटे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां तक पढ़ाएं। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंडरी स्कूल, दैट मीन्स उनका एज वो अटेंड कर रहे टीन एज को, उस पीरियड में उनको सेकेंडरी स्कूल सिस्टम में डाला जाएगा। तो यहाँ पे बताया गया कि दिस विल अलाउ coverage of RTE, that is Right to Education Act, to all the children between the ages of 3 to 18 years, जिनका भी एज 3 to 18 ईयर्स के अंदर है, तो उनको इसी वे से फॉलो करना है। पहले तो अर्ली चाइल्डहुड का एजुकेशन लेना है, फिर सेकेंडरी स्कूल जाना है। सो दैट हम जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं पर घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो पढ़ नहीं सकते, कंपल्सरीली उनको 8 क्लास तक पढ़ना पड़ेगा। अदरवाइज ये उनके लिए एजुकेशन सिस्टम से एक टाइप का हम बोल सकते हैं कि अपोजिंग कैरेक्टर वो शो करेंगे या फिर अपोज करें, तो वो सोसाइटी के पार्ट नहीं बनेंगे। तो ये रूल्स रखा गया था कुछ टाइम के लिए उस ये में, आरटीई में। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नहीं है, आरटीई में है, उसी पॉइंट को इसने भी कवर किया। करिकुलम फ्रेमवर्क, अभी करिकुलम, पहला तो ये चीज़ कि पहला जितना भी एजुकेशन सिस्टम्स आपने पढ़ा, एजुकेशन कमीशन पढ़ा, 10+2+3 ऐसे सिस्टम में था। अभी देखो 5+3+3+4, यहाँ पे हाइफन है, आप चाहो तो प्लस साइन दे सकते हैं, 5+3+3+4। तो अभी उसको एक टेबल में मैंने मेंशन कर दिया, इजी होगा आपको बहुत ज़्यादा। एंड इसके बेस्ड ना शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इस टाइम के सीटेट के क्वेश्चन में नेशनल पॉलिसी जो 2020 का है उसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। सो ये देखो, 5 इयर्स का फाउंडेशनल कोर्सेस रहेंगे, 3 इयर्स पर प्री प्राइमरी फॉलोड बाय क्लास 1 to प्री प्राइमरी में वो बच्चा कहाँ जाएगा, दैट इज़ अ प्ले स्कूल में जाएगा, उसके बाद KG1 KG2 ऐसा मेंशन होगा, एंड उसके बाद वो अटेंड करेगा क्लास 1 एंड क्लास 2। ये 5 इयर्स का हो गया। 3 इयर्स का हो गया प्रिपरेटरी, फाउंडेशन पीरियड खत्म हुआ, देन आया प्रिपरेटरी, दैट मीन्स उसको बनाया जा रहा है। क्लासेस, कौन से क्लासेस के होंगे बच्चे, 3 to 5 इयर्स। उसके बाद फिर से आया 3 इयर्स का मिडिल स्कूल, मिडिल स्टेज, दैट इज अ मिडिल क्लासेस, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे क्लासेस 6 to 18। एंड 4 साल का सेकेंडरी, 9 से 12, 9 10, देन 11 12, ये 4 साल पूरा वो पढ़ेगा। इसके अकॉर्डिंग पूरे करिकुलम हम मेंशन करेंगे। ये होता है आपका एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रक्चरिंग। अभी देखो स्कूल एग्जाम रिफॉर्म में क्या आता है, स्कूल एग्जाम रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स इन द स्कूल एग्जाम रिकमेंडेड बाय द एनईपी, जो भी स्कूल एग्जाम को रिफॉर्म करने के लिए एनईपी ने बताया, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, थ्रू आउट द सेशन बच्चों का जो भी नॉलेज है उसको हम जज नहीं कर सकते थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज उसमें तो थोड़ा बहुत हम जज करें। सो एट द एंड ऑफ द सेशन हमें एग्जामिनेशन रखना है बच्चों का एक्सपीरियंस को चेक करने के लिए, कि बच्चे स्कूल आ रहे हैं तो उनका एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, उनके प्रोग्रेस को ट्रैकिंग करने के लिए, जस्ट लाइक ट्रैकर डिवाइसेस रहते हैं वैसे ही ट्रैकिंग डिवाइसेस और ट्रैकर्स रहते हैं। सो जैसे वो चेक करते हैं कि कहाँ तक प्रोग्रेस हुआ है, तो हम भी बच्चों का प्रोग्रेस को चेक करेंगे, कितना उन्नति वो लोग किया है। अभी इट इंक्लूड्स
स्टेट सेंसस एग्जाम पहले के टाइम पे ना हर एक टाइम पे एग्जाम्स नहीं होते थे, स्पेशली एग्जाम होते थे 3, 5 एंड 8 क्लास में, बिकॉज तब तक 8 बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता था कि 8 क्लास तक बच्चे पढ़ ले मीन्स वो जॉब के लिए एलिजिबल है। अभी के टाइम पे उतना नहीं है, और अभी के टाइम पे बहुत ही वास्ट हो गया, उससे ज़्यादा है। तो इस सिस्टम में हमने क्या किया, पहले तो चेक करने के लिए 3, 5 एंड 8 में रखा। तो इसको अगर किया जाए कि इस चेक करने के बाद बच्चे एलिजिबल होते हैं कि 9 एंड 10 में जा सकते हैं, विदाउट पासिंग 8 वो मूव नहीं कर सकते 9 को, या फिर बढ़ नहीं सकते 9 तक। वैसे 3 में अगर पास नहीं करेंगे 4 में नहीं जाएंगे, अगर 5 में पास नहीं किया 6 में नहीं जाएंगे, ऐसा टाइप का सिस्टम था। अनदर इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस और क्या है, was restructuring of the 10th बोर्ड। 10th बोर्ड एग्जाम को हम रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे, मेनली फोकस करेंगे बहुत ज़्यादा, बिकॉज 10th हम एक मानते हैं कि 10th एक बेसिक फंडामेंटल लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है, जहाँ पे वो आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ही आप +2 कर सकते हो, सेकेंडरी आप सेकेंडरी के बाद हायर सेकेंडरी, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी के बाद अगेन यूनिवर्सिटी लेवल, कॉलेज लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, ये सब में जा सकते हैं। तो उसके साथ वोकेशनल सीख सकते हो, स्किल्स सीख सकते हो, अपॉर्चुनिटीज गेन कर सकते हो। इवन 10th के बाद बहुत सारे जॉब्स भी होते हैं, एंड आपके जो थिंकिंग एबिलिटीज है वो भी इंक्रीज करेंगे, कैपेसिटीज बिल्ड करेंगे। तो इसके वजह से 10th बोर्ड को मॉडिफाई किया गया। उसको हम टेस्ट जो लेते हैं ना 10th बोर्ड में, एक्चुअल जो एग्जाम्स होते हैं, वो टोटल आपके जितने भी कैपेसिटीज हैं वो जज करता है। Then next, regulatory structure and accreditation of the higher education institution। अभी देखो कि कितने सारे ऑथोरिटीज हैं, एक्रीडिटेशन मेंशन किया गया ना, कितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है। आप बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानते हो, नाक, हम नाक टीम बोलते रहते, एंड AAC, और दैट इज और भी है, हम बोलते हैं, और एक रुकिए कौन सा और है क्या, हाँ, NCTE, और एक है NIPEA, ऐसा मेंशन्ड है, DIPEA, ऐसा बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है डिफरेंट एरियाज के अकॉर्डिंग। सो इन टर्म्स ऑफ एक्रीडिटेशन एंड रेगुलेटरी स्ट्रक्चर पूरे देखभाल करेंगे, पढ़ाई कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब चेक करेंगे। तो NEP ने क्या क्या रिकमेंड किया फॉलोइंग चेंजेस को। तो पहले उसने क्या क्या सेटिंग अप किया, पहला सेटिंग था दैट इज NHERA, दैट इज आप बोल सकते हो नेहरा, याद रखने के लिए नेहरा बोल सकते हैं आप लोग। सो नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी ऑथोरिटी, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेशन के लिए जो ऑथोरिटी बनाया गया वो है। देन और एक क्या है, सेपरेटिंग एन AAC फ्रॉम UGC। UGC से हमने NAAC को हटा दिया, एंड इनटू एन ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट बॉडी, उसको एक अलग सा बॉडी बना दिया ऑटोनोमस, जो कि खुद से कुछ कुछ रूल्स को लगा सकता है, एंड उसके थ्रू जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए कॉलेज में वो बता सकता है। दैन नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जो कि अभी बहुत जोरों शोरों से चल रहा है रिसर्च के लिए, पहले के टाइम पे इतने लोग नहीं करते थे। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, रिसर्च की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए इंडिया में क्या किया गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, फाउंडेशंस बनाएंगे, एंड उसके थ्रू बच्चों को अगर वो क्वालिफाई करते हैं एंड करते हैं, देन उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, स्कॉलरशिप मिलेंगे, एंड उसके बाद उनका जो नाम भी है वो भी तो होगा, बुक्स भी लिखेंगे, बहुत कुछ करेंगे। तो इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना। इट वुड बी एन ऑटोनोमस बॉडी, ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है, खुद से चलता है, खुद को चलाता है। दैट वुड एडमिनिस्टर द मेंटोरिंग, ये खुद का मेंटरिंग करता है, डायरेक्शन देता है, फंडिंग करता है, फंड्स कहाँ से आएंगे नहीं आएंगे सब कुछ, कैपेसिटी बिल्डअप करता है। सो कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर क्वालिटी रिसर्च, जैसे बच्चे आके क्वालिटेटिवली उनका रिसर्च जो पेपर्स हैं उसको सबमिट कर सके, दैट मीन्स वो जो भी सीखे उसका कुछ एक छाप उनके अंदर रहना चाहिए, सीख रहे हैं बोल के, लर्निंग हो रहा है बोल के, तो इसलिए इतना इम्प्रूवमेंट करना है। देन नेक्स्ट, एजुकेशन गवर्नेंस, एजुकेशन गवर्नेंस। तो NEP रिकमेंडेड एस्टैब्लिशिंग एपेक्स बॉडी फॉर एजुकेशन हेडेड, एपेक्स बॉडी मीन सबसे बड़ा हेड और लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाया गया, बॉडी बनाया गया, जो कि पूरा कंट्रोल किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है, अंडर द नेम, कौन सा नेम के अंडर में आया, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, और दैट इज कॉल्ड नेशनल एजुकेशन कमीशन।
जिसको हमने बोला नेशनल एजुकेशन कमीशन, और उसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। इसके थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट था, उनका नाम चेंज हो गया एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बन गया। फाइनेंसिंग सपोर्ट के अकॉर्डिंग फिर से आया जीडीपी के अकॉर्डिंग, देख सकते हैं। दैट इज उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट मेंशन किया गया, एनईपी 2020 इंस्टेड ऑन एन एक्सपेंडिचर ऑफ 6% ऑफ द जीडीपी ऑन एजुकेशन। उन्होंने क्या किया, सॉरी इंसिस्टेड मेंशन है, इंस्टेड बोल दी, इंसिस्टेड ऑन एन एक्सपेंडिचर एनईपी 2020 6% जीडीपी में वो एजुकेशन के लिए खर्च करेगा। इतना चेंजेस उन्होंने किया कि खर्च का जो ये था उन्होंने बढ़ाया, 6% तक ले गया। पहले हो गया था 2 to 3%, अभी उसका डबल कर दिया गया जीडीपी में। डबलिंग द करेंट, मैंने अभी मेंशन किया, डबलिंग द करेंट 10% ऑफ द टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर टू 20% इन द नेक्स्ट डिकेड वाज रिकमेंडेड। अभी फिर से बताया गया 2020 में कि लोगों के लिए पब्लिक जो एक्सपेंडिचर्स है कि लोगों के लिए, या फिर लोगों को पढ़ना है तो लाइब्रेरी चाहिए, बुक्स चाहिए, तो वो सब चीज़ों के लिए 10% अगर खर्चा किया जाता था, तो अभी वो चीज़ को 20% कर दिया जाएगा फ्यूचर में, एंड उतना ही हेल्प किया जाएगा लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दैट मीन्स एनईपी में हमने नेशनल जो आपके नेशनल लेवल में है एजुकेशन सिस्टम को अगर मॉडिफाइड करना है, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स यूज़ होना स्टार्ट करेंगे, और भी ज़्यादा नेट्स यूज़ होंगे, बहुत सारे फोरम्स बनेंगे, एंड उसमें वर्क चलेंगे कि एजुकेशन सिस्टम को डे बाय डे कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। सो पहला तो ये चीज़, इसके लिए क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, उसके डेवलपमेंट होने चाहिए, एंड उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, जहाँ पे एजुकेशन के ऊपर भी रिसर्च होगा कि क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। ये भी एक ऑटोनमस बॉडी है, जितना भी चीज़ हो रहा है ना ऑटोनमस बॉडी है, एंड ये भी एक मिशन के अंडर में ही है। ये जो मिशन आप पढ़ रहे हो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एक कमीशन बन के सब चला रहा है, उसी के अंडर ये भी आता है। So it will also include virtual laboratories in the various discipline providing remote access। अगर आप लोग रूरल एरियाज में जाते हैं ना, तो उसमें ना कॉलेजेस ही अभी नहीं है। कॉलेजेस नहीं है तो बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं मिलेगा। तो जैसे ऑनलाइन सिस्टम में प्रैक्टिकल स्टार्ट हुआ, वर्चुअल क्लासरूम आया, एंड उसके थ्रू बच्चे बहुत इजीली हर एक पॉइंट्स को समझ पा रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स थे। वोकेशनल कोर्सेज में क्या इंक्लूड होगा, ये तो स्टार्ट हो जाता है, वोकेशनल स्टूडेंट इन क्लासेस 9 to 12 मस्ट रिसीव वोकेशनल एजुकेशन, एट लीस्ट वन वोकेशन। एक तो वोकेशन उनको पता रहना चाहिए, एक स्किल, कोई भी एक स्किल उनको पता रहना चाहिए। जैसे कि पहला है, स्कूल शुड बिल्ड एक्सपर्ट करिकुलम। इसमें बहुत अच्छा एक करिकुलम बनाया जाएगा, कार्यनीति बनाया जाएगा, उसके थ्रू हम डिफरेंट मेथड्स को यूज़ करके नेशनल स्किल्स में, नेशनल लेवल में जैसे बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसके लिए सिखाएंगे। उसके लिए क्या बनेगा, जैसे ना एजुकेशन सिस्टम के लिए एक फ्रेमवर्क बना था, न्यू एजुकेशन फ्रेमवर्क, वैसे क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क बना, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये थोड़ा कनेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं हुआ तो नीचे आ गया। सो नेशनल स्किल्स करिकुलम बोल रही हूँ, क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है ना, तो उसी के ही सपोर्ट में ही है नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। सो ये आपके कॉम्पिटेंसीज लेवल्स को इंक्रीज करता है। मतलब आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज पहले मिलेगा, तो ये आपके स्किल्स ही डिसाइड करेंगे। विदाउट स्किल्स यू कैन नॉट अप्लाई एनीथिंग। सपोज यू इफ यू हैव बीएड डिग्री, देन आप कहीं पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई भी स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ यू डोंट हैव, अगर आपके पास नहीं होता या नहीं है, तो क्या होगा, ऑब्वियस है, जो भी स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स अभी के लिए कंपलसरी है। वैसे ही एक स्किल्स सबको सीखना चाहिए, कोई भी एक स्किल सबको सीखना चाहिए। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स मस्ट ऑल्सो प्रोवाइड वोकेशनल कोर्सेज दैट आर इंटीग्रेटेड इनटू अंडर ग्रेजुएट एजुकेशनल प्रोग्राम्स। सो ऐसा पहले के टाइम पे नहीं था, अभी के टाइम पे बहुत है, इंटीग्रेटेड कोर्सेस आ रहे हैं। इंटीग्रेटेड में क्या होता है, जैसे कि ना आप अभी चाहो तो बीएड एमएड एक साथ कर सकते हो। कहाँ
पे जिस यूनिवर्सिटी में ये मेंशन्ड होगा कि जैसे आपको टाइम लगता है बीएड करने के लिए 2 साल एंड एमएड के लिए भी 2 साल, तो 4 साल हो गए। तो यहाँ पे अगर इंटीग्रेटेड करते तो 1 ईयर बच जाता है, 3 साल में कंप्लीट होता है। सो इंटीग्रेटेड वोकेशनल कोर्सेज़ भी आए हैं जो कि ग्रेजुएशन के साथ अंडर ग्रेजुएट जो हम बोलते हैं यूजी, तो उसके साथ लिंक्ड होगा। तो आपको अगर ग्रेजुएशन करना है तो उसके साथ अगर बीएड करना है या फिर स्किल्स लर्न करने हैं तो वो 1 ईयर का होगा। तो टोटल हो गए जहाँ पे 5 इयर्स चाहिए वहाँ पे 4 इयर्स में कंप्लीट हो गए। ऐसे प्रोग्राम्स बने। थ्री लैंग्वेज फार्मूला, द पॉलिसी रिकमेंडेड दैट थ्री लैंग्वेज फार्मूला भी कंटिन्यू, जैसे पहले से चले आ रहा था त्रिभाषी सिस्टम वही चलेगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ चलेगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि ये फार्मूला सारे जगह पे प्रोवाइड होना चाहिए। थ्री लैंग्वेज फार्मूला स्टेट्स दैट स्टेट गवर्नमेंट शुड अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट द स्टडी ऑफ ए मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। जो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, अभी का जो इंडियन लैंग्वेज है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें स्कूल्स में। जस्ट लाइक इंग्लिश है, हिंदी है, या फिर अगर हम लोग साउदर्न एरियाज में रहते हैं तो वहाँ पे जो लैंग्वेज होगा उसको प्रिपेयर करेंगे। हम लोग अगर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में है तो हिंदी रहेगा एंड उसके साथ इंग्लिश रहेगा एंड अदर कोई संस्कृत रह सकता है। वैसे ही अगर उड़ीसा में है तो उड़ीसा में मल्टीपल टाइप्स ऑफ स्कूल्स है, उसके बेसिस में जैसा चलता है वैसे करेंगे। दैट इज उड़िया जहाँ पे वो उड़िया रखेंगे, हिंदी जहाँ पे वो हिंदी रखेंगे, जिस पे नीड हो उसी के अकॉर्डिंग। ये हो गया थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। लास्ट वन, ये पॉइंट होता है कि 19 में क्या हुआ था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2019 का था उसमें क्या क्या था। तो सम ऑफ द कंसर्न्स एक्सप्रेस्ड अबाउट द एनईपी 2019 एज फॉलोज। तो ये पहला आया, द रिपोर्ट फेल्स टू एड्रेस, ये जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 का था ना, 2020 में जो आया तो वो सारे पॉइंट्स को तो वो रेक्टिफाई किया, बट 2019 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जब स्टार्ट हुआ उसमें भी करेक्शन किया क्या, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन से पहले अगर हम लोग फॉल्ट ढूंढते हैं तो करेक्शन होता है। तो द रिपोर्ट फेल्स टू एड्रेस, क्या इस रिपोर्ट में भी कुछ फॉल्टी रीजंस है। तो ये रिपोर्ट फेल्स टू एड्रेस मीन्स क्या बता नहीं पाता है, या फिर इनकॉर्पोरेट द आइडियाज बेस्ड ऑन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल थिंकिंग। जो पहले से हमारा हिस्ट्री था ना, जैसे ये देश कैसे चलाना है, ये पूरे वर्ल्ड को कैसे चलाना है, ये एजुकेशन सिस्टम में क्या करना है, तो उसी पुराने पॉइंट्स के ऊपर ही ये चल रहा था। न्यू पॉइंट्स के ऊपर चला ही नहीं, कि कैसे क्रिएटिविटी को, क्रिएटिव थिंकिंग को, क्रिटिकल थिंकिंग को एंड लर्निंग को इन ए नॉन कम्पिटिटिव, अभी का जो टाइम है ना ये कम्पिटिटिव है, लर्निंग को उस टाइम में नॉन कम्पिटिटिव वे में रखा गया था, नॉन हायरार्किकल इकोसिस्टम्स में रखा गया था। अभी क्या है, हायरार्की के, सॉरी, हायरार्की में है। दैट इज, हम लोग क्या कहते हैं ना, हायरार्किकल जो वर्ड है हायरार्की, तो ये वर्ड के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि एक एक पोजीशंस, और जस्ट लाइक ऐसे सीढ़ी पकड़ लो। ठीक है, ये फर्स्ट पोजीशन है, सपोज मैं फर्स्ट पोजीशन में हूँ तो मैं तो डायरेक्ट जंप नहीं कर सकती, 2 में जाऊंगी, 3 में जाऊंगी एंड देन 4 में जाऊंगी। तो इसी के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। अगर ये अरेंज्ड नहीं है एंड मैं डायरेक्ट जंप करती हूँ, दैट इज कॉल्ड नॉन हायरार्किकल। ठीक है, नॉन कम्पिटिटिव भी वही है कि मैं एक एलिजिबल हूँ बट मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, सडनली मुझे कोई हेल्प कर दिया एंड मुझे जॉब मिल गया विदाउट एनी एंट्रेंस और विदाउट एनी टाइप ऑफ इंटरव्यू। सो ऐसा होने से फॉल्टी हो जाएगा। तो ये पहले के सिस्टम में था कि जो पढ़ा लिखा होता था जॉब मिल जाता था, अभी के सिस्टम में ये नहीं चलता। तो इसी अकॉर्डिंग ये पॉइंट मेंशन किया गया है कि ये इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर सका। Then delivering the changes proposed related to Anganwadi may be difficult despite the focus given to early childhood care and schooling. हम लोग स्कूलिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड के पॉइंट को लेके आंगनबाड़ी को बढ़ाना चाहते थे, बट इतना डिफिकल्ट हुआ, वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो पाया। ठीक है, अभी क्या चाहिए, और भी चाहिए वॉलंटियर टीचर्स, जो टीचर्स अपने बच्चों जैसा बच्चों को ट्रीट करे, पीयर ट्यूटरिंग दे, ग्रुप में बच्चों को पढ़ाए। रैशनलाइजेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ स्कूल्स, रैशनलाइजेशन मीन्स हम पूरे जाति भेद यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, जाति के बेसिस पे नहीं करेंगे। हम करेंगे क्या, हाँ यहाँ पे सारे जाति के लोग पढ़ सकते, सारे रेसेस के लोग पढ़ सकते। पूरे कंट्री को हम जाति जो भेद होते थे, जाति भेद उसकी अलावा
और एक पॉइंट दिखाएंगे कि ग्लोबलाइजेशन या फिर नेशनलाइजेशन कैसे करना है। यहाँ पे जाति भेद नहीं होगा, रेशनलाइजेशन के जो रेसिज्म कैरेक्टर्स हैं उसको नहीं लेंगे। उसके साथ शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज डू नॉट सीम लाइक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। तो ये सब के लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला था कि टीचर्स ट्रेनिंग होगा, वॉलंटियर टीचर्स मिलेंगे, पीयर ट्यूटरिंग होगा या रेशनलाइजेशन ऑफ द सिस्टम होगा, स्कूल्स होगा। ये सब के ऊपर क्लियर कट कोई पॉइंट्स नहीं मिला अभी तक। लैक ऑफ क्लैरिटी, गवर्नमेंट के जो स्ट्रैटेजीज हैं अभी तक ना पब्लिक सेक्टर्स में लाइक म्युनिसिपल स्कूल, स्टेट रन इंस्टीट्यूट, केंद्रीय विद्यालय, ये नवोदय विद्यालय, इसमें गवर्नमेंट के जो स्ट्रैटेजी रहते हैं ना उनमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है। लोगों को क्या शो करना चाहते हैं वो अभी तक बताया नहीं गया है, उसका एम क्या है वो नहीं बताया गया। एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज द क्रिएशन ऑफ द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। इसका एग्जाम होता है हमेशा, हर साल होता है, पीएचडी के लिए, लेक्चरशिप के लिए ये सब रहता है। सो उसके ऊपर भी बहुत सारे पॉइंट्स आए। तो इसमें क्या किया गया कि लोगों को हम ना डिस्क्रिमिनेट करें किसके बेसिस पे, कि लोग एक्सपर्ट्स बनेंगे, लोग एक जगह एंट्रेंस देने के बाद एक जगह एडमिशन लेंगे, फेलोशिप्स मिलेगा। ये सब जो पॉइंट था रियलिटी में ये बहुत कुछ सॉल्व नहीं हो पाया। क्यों? ये एक ऑटोनॉमिक बॉडी है या ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनॉमी है, यूनिवर्सिटीज के अंदर ही प्रेजेंट है डिपार्टमेंट वाइज। तो कुछ कुछ लोग तो अंदर ही जॉब कर लेते हैं या फिर पीएचडी करना स्टार्ट करते हैं, तो वैकेंट सीट्स कहाँ से मिलेंगे? तो उसके अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं हो पाता है एंड प्रॉपरली बच्चों को पीएचडी भी नहीं मिल पाता। तो ये सारे पॉइंट्स थे टोटल में, इन टोटलिटी इतने सारे फॉल्ट्स हैं। अभी कमिंग 10-20 ईयर्स के अंदर फिर से नेशनल पॉलिसीज आएंगे। अभी तो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन चल रहा है कंटिन्यू, आप भी जानते हो कि एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया जा रहा है, बट कमिंग और भी 20 ईयर्स के अंदर और एक नेशनल पॉलिसी आने वाला है। इतना समझे, यस और नो?